नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग की तैयारी एकदम निरंतर वे में बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी तक टाइम एंड वर्क को पढ़ते आ रहे थे और फाइनली टाइम एंड वर्क पिछले क्लास में समाप्त हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों टाइम एंड वर्क को मैं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने में सफल हो पाया। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से सफल हो पाया, लेकिन हाँ मैं कुछ हद तक तो ज़रूर आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग से फिर से यही कहूँगा दोस्तों कि जितने भी मैंने टाइप्स कराए हैं या फिर जिनसे रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन को ज़रूर किसी न किसी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और जब आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों तो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग क्वेश्चंस मेरे साथ देखने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ दोस्तों उसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिए साथ ही साथ। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क को समझने के बाद आज हम शुरू करने वाले एक नया क्लास, जो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो अपने आप में खुद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों यूज़ हम टाइम एंड वर्क में भी करते हैं, साथ ही आगे भी हम किसी न किसी चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह से आपने हमें जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर यानी कार्य और समय चैप्टर में रिस्पांस दिया, वैसा रिस्पांस आप इसमें भी देंगे दोस्तों। और आप लोग से दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की जितनी ज़्यादा संख्या रहती है दोस्तों हमें पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा उत्साह बनता है। तो दोस्तों हमारी सफलता सब कुछ आप पे डिपेंड करती है। और दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को अपना रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके गांव शहर या जहां भी आप रहते हो वहां पे अगर आपके जैसा कोई और आपका मित्र पढ़ने वाला हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है या फिर करना चाहता है, उनको जरूर ये क्लासेस को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनके अंदर भी पढ़ाई को लेकर एक जुनून आए और वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर रुख करे अपना। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए बढ़ते हैं आज के चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम जिसके बारे में टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा जरूर बताएगा कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। शायद एचसीएफ नहीं बताया था, बट आज एचसीएफ भी को भी हम सीख रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का ये जो चीज़ें लिखी हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होती है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम जो होता है, एलसीएम इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको दोस्तों हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक नहीं कहते हैं दोस्तों इसको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं लघुत्तम समापवर्त क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों लघुत्तम समापवर्त को हम जो है जैसे दोस्तों कोई भी संख्याएं दी रहती हैं तो अगर उनका हमसे एलसीएम निकालने को बोलता है तो किस प्रकार से उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, 2-3 संख्याओं का, या फिर और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथ ही जैसे जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंप्रूव होता जाएगा दोस्तों हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करते जाएंगे। और मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि मैं आपको एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक ले जाऊंगा। और जिस दिन क्लास खत्म होगा आप अपने आप में फील कर रहे होंगे, ये महसूस कर रहे होंगे दोस्तों कि हाँ मैंने इन सारी क्लासों को के जरिए बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा है। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से भी आती हों, लेकिन दोस्तों मैं इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, इन सारी क्लासों को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग सी भावना आएगी दोस्तों कि हाँ मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी हैं। तो दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम अगर परिभाषा के तौर पे अगर कहें दोस्तों कि ये कोई संख्या होती है जो
वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। दोस्तों परिभाषा पे ज़्यादा नहीं हम जाते हैं, परिभाषा तो ये सब चीज़ें होती हैं टफ करने के लिए, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई संख्या दे रखी है 6, ये फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है दोस्तों 24, और दोस्तों जब हमसे इसका एलसीएम पूछे या लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा होगा दोस्तों, तो हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों इसको निकालने के बेसिकली टू फैक्टर होते हैं, दो तरीके से हम निकालते हैं। एक तो दोस्तों होता है गुणनखंड विधि, जो शायद लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन भाग विधि का जो भाग विधि से हम निकालते हैं उस चीज़ को आप जरूर से पढ़े होंगे, और भाग विधि के थ्रू ही दोस्तों हम आपको टाइम एंड वर्क के चैप्टर में इसको बता रहे थे। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे पाई खींचते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों जब इसको हम क्या करते हैं, किसी ऐसी सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, जिनसे हम ये कोशिश करें कि ये जितनी भी संख्याएं दी रही हों, इन संख्याओं में मैक्सिमम संख्या उस छोटी संख्या से कटे। जैसे दोस्तों अभी हम 2 से इसको काटते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि 2 से अगर 6 में भाग देंगे दोस्तों, 6 में अगर 2 से भाग देते हैं दोस्तों, तो ये पूरा जाता है। तो मैं यहाँ पे जब पूरा जो संख्याएं चली जाती है दोस्तों, उनको तो हम ऐसे नॉर्मली उतार देंगे। जैसे 2 में 6 से भाग देंगे तो 3 लिखेंगे, 2 में 12 से देंगे दोस्तों तो 12 में 2 से देंगे दोस्तों तो 2 छक्का 12, ऐसे 24 में देंगे तो 12 दूना की 24। ऐसे दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब अभी भी हमारा ये इसमें 3, 6 और 12 आ रहा है, जिसमें से 6 और 12 यानी 6 और 12 2 से कट रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको ऐसे काट रहे होंगे। दोस्तों याद रखिए, जिन संख्याओं में हमारा भाग पूरा नहीं जाते हैं उनको हम वैसे ही उतार देते हैं, और जिनमें भाग पूरा जाता है वो जितनी बार भाग जाता है उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 2 में जब 6 से भाग दे रहे होंगे दोस्तों तो 3 बार पूरा जा रहा होगा, और 2 में जब 12 से दे रहे होंगे दोस्तों तो 6 बार पूरा ये जा रहा होगा। दोस्तों जितनी बार भागे जाती हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अभी भी ये 2 से, इसमें जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनमें से कोई भी संख्या एक ऐसी है जो 2 से कट रही होंगी, जिसमें से हम देख रहे हैं साफ तौर से हमें दिख रहा है दोस्तों कि वो संख्या 6 है। दोस्तों जब 6 को हम काट रहे होंगे दोस्तों, 6 को जब हम काट रहे होंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये आ रहा होगा 3 ऐसे उतारेंगे, और इसको ये 2 3 6 भी हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि संख्या हमारी क्या आ गई है, तीनों नीचे 3 आ गई है। तो जाहिर सी बात है अब हम 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं, तो हम अब 3 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 3 की तरफ जैसे ही बढ़े दोस्तों, हम जानते हैं एक बार में ये भाग पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जब हम अगर इन तीनों संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछते हैं दोस्तों, तो आप बता रहे होंगे जो भी यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों, जो भी ये मल्टीपल है इनका हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। और जब आप इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो आप ऐसे जनरली लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3, यानी जो भी संख्याएं दी होती हैं उनको उतार लेते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाते हैं और उनको आपस में गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 और 8 3 के 24। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 6, 12 और 24 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। किस प्रकार से होगा इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को आपने अच्छे तरीके से समझा। दोस्तों मैंने आप लोगों को एलसीएम के बेसिक चीज़ कैसे निकालते हैं उस चीज़ को आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आइए मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब भी तो कुछ होता होगा। तो अगर एलसीएम हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब भी समझते हैं। दोस्तों मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुणज। गुणज का मतलब जैसे दोस्तों जैसे हमने 6, 12 और 24 लिखा था। गुणज का मतलब होता है दोस्तों कि इसकी इससे गुणा होने वाली, गुणज का मतलब इसकी अगली गुणा, मतलब जैसे 6 का टेबल पढ़े तो इसके आगे का जो भी है उसको गुणज कहते हैं दोस्तों। जैसे 6 के बाद 12 आएगा जो 6 से कट रही होगी। गुणज का मतलब दोस्तों जो भी संख्याएं 6 से कट रही होंगी वो उसका गुणज कहलाती है। तो दोस्तों जैसे 6 है, इसका अगला गुणज क्या होगा, 12 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा, फिर क्या होगा 24 होगा। यानी 6 का टेबल आप पढ़ते जाइए, जो भी संख्याएं आएंगी वो गुणज होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे 6 का अगर हम कहें तो 6 का गुणज क्या होगा, 12 होगा। फिर क्या होगा दोस्तों 6 दूनी के 12, 6 3 18 होगा, फिर 6 चौको 24 होगा, फिर 6 5 30 होगा, 6 4 के 36 होगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 12 का अगर गुणज देखते हैं दोस्तों तो 12 का हो जाएगा 12, पहले तो 12 ही होगा, फिर हो जाएगा दोस्तों 12 दूना 24,
12 तियाँ 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब 24 का करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 हो जाएगा। यानी दोस्तों हम ये जो संख्याएं लिख रहे हैं आप इनको कह रहे होंगे दोस्तों कि ये चीज़ क्या है, क्या कहें, इनके गुणज हैं। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, इसको हम कह रहे होंगे कि ये गुणज हैं, ये 6 के गुणज हैं, ये 12 के गुणज हैं, ये 24 के गुणज हैं। अब दोस्तों हमें ये तो मालूम चल गया कि मल्टीपल क्या होता है, यानी गुणज क्या है। गुणज को हमने आपको बता दिया है, आप समझ गए। अब दोस्तों ये लोवेस्ट और कॉमन का यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों? लोवेस्ट कॉमन का मतलब ये होता है दोस्तों कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या सबसे पहले कॉमन पड़ रही है जो सबसे छोटी हो। इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी भी हो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है तो इसमें तो है ही नहीं, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि 6 इन तीनों में कॉमन है। ऐसे ही अगर अगली संख्या 12 पे जाते हैं तो 12 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 12 क्या है, कॉमन है। अब दोस्तों 18 पे जाते हैं तो इसमें 18 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 18 कॉमन है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम 24 पे जाते हैं हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 24 ऐसी संख्या है जो इन तीनों में सबसे पहले कॉमन पड़ती है, यानी सबसे लोवेस्ट कॉमन है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम 24 ही क्यों ले रहे हैं और कोई संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इसलिए हम संख्या नहीं लेते हैं एलसीएम में, क्योंकि दोस्तों इस तरह तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो इनके बाद कॉमन पड़ेंगी, लेकिन दोस्तों इसलिए हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत सारा ऐसा गुणज पड़ेगा दोस्तों। जब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा दोस्तों कॉमन मिलता जाएगा, तो आप किस चीज़ को लेंगे। इसलिए दोस्तों एलसीएम में हम लोवेस्ट कॉमन को लेते हैं। इसलिए दोस्तों इसका सबसे पहले अर्थात तीनों के गुणज में जो सबसे पहले कॉमन होता है उसको हम लेते हैं। यानी हम इसको ऐसे 24 24 24 तीनों में आ रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा। इसी को दोस्तों हम अभी आपको भाग विधि से निकालना बताएं कि हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसमें भी आप पा रहे थे दोस्तों कि उसका आंसर कितना आ रहा था, 24 ही आ रहा था। तो दोस्तों इस तरह से आप एलसीएम को की बेसिक चीज़ों को समझ चुके होंगे दोस्तों कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है और क्यों इसको हम लोवेस्ट ही लेते हैं, क्यों हम इसका मैक्सिमम मान नहीं लेते हैं। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम मान आप जब आप लेने लगेंगे दोस्तों तो वो संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि संख्याएं तो अनंत तक होती हैं और उसमें अनंत तक जब गुणज करने जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन मिलेंगी। इसलिए दोस्तों हम हमेशा लोवेस्ट की ही लेते हैं, मैक्सिमम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि एलसीएम में क्यों हम लोवेस्ट ही लेते हैं। और दोस्तों अगर जब आगे आप एचसीएफ पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊँगा कि उसमें क्यों हाईएस्ट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एलसीएम को समझ गए कि एलसीएम क्या होता है। अब दोस्तों आपको जो है एलसीएम लेने में अभी तो मैंने दोस्तों आपको भाग विधि से एलसीएम लेना बताया, लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम जो है अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो क्या हम एग्जाम में बैठ के इस तरह से एलसीएम लेंगे, तब तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में, जो कि हमें एक क्वेश्चन लगाने में मात्र 1 मिनट का ही समय मिलता है। और 1 मिनट के समय में अगर हमें किसी सवाल में एलसीएम निकालना पड़ेगा तो हम बैठ के इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो फिर हम एलसीएम ही निकालते रह जाएंगे और सवाल कर ही नहीं पाएंगे 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों एलसीएम को जो है हम जल्दी लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं दोस्तों कि एलसीएम को हम जल्दी से जल्दी लगाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले जो भी संख्याएँ दी हो कोशिश कीजिए कि उनमें से कोई जो बड़ी संख्या उसको कॉमन ले लीजिए, और जब छोटी संख्याएँ बन जाए दोस्तों तो ऐसी कोई संख्या में लाइए उनको कि जिसका आपको एलसीएम पता हो। जैसे दोस्तों अभी अगर मैं आपसे 4 और 3 का एलसीएम पूछेंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं दोस्तों कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। जब भी कोई संख्या है दोस्तों, अगर प्राइम संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं अगर दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है दोस्तों, सॉरी, तो उनका जब दोस्तों आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमेशा वही संख्या का गुणज ही होता है। जैसे 3 और 4, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि 2 लगातार संख्याएं जब होती हैं तो उनका एलसीएम दोस्तों हमेशा गुणज ही दोनों का गुणा ही होता है। जैसे दोस्तों आप कहें 3 और 4 का, 3 4 का क्या होगा एलसीएम, तो 3 चौको 12 होता है दोस्तों। 4 5 का कहेंगे तो 4 25 20 होता है। 6 7 का कहेंगे दोस्तों तो 42 होगा। 7 8 का कहेंगे दोस्तों तो 56 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप
मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, कि क्या नाम है, किस प्रकार से निकालेंगे जल्दी। तो दोस्तों जैसे अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 18 और 24 का, तो दोस्तों आप इस तरह से भाग विधि से आप एग्जाम में नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ आप सीखने के लिए जरूर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखते हैं दोस्तों कि इसमें से हम अगर 6 कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, 36 18 और 6 चौको 24, 36 18 और 6 चौको 24। अब दोस्तों जैसा कि 3 और 4 आ गया, तो हम जानते हैं कि इसका जो है क्या होगा, एलसीएम 12 होगा, क्योंकि दोस्तों जब छोटी संख्या होती है तो उनका एलसीएम हमको पता होता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। तो हमें मालूम चल गया कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। और दोस्तों फिर 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम मान होता है वही होता है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 12 और 6 का दोस्तों 36 हो जाएगा। 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 12 और 6 का एलसीएम, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। 12 और 6 का, अब दोस्तों आपने कॉमन जो ले रखा है उसको, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोष्टक के बाहर मल्टीप्लाई होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये आएगा 72। यानी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 6 हमने कॉमन ले रखा है तो इसको फिर बाद में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर कोष्टक के बाहर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मान आ रहा होगा 72। दोस्तों अगर इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ गलत लिख दिया था, चलिए आइए मैं इसको एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ 24 48 60 और 40 का एलसीएम निकालना हो, 24 48 60 और 40 का एलसीएम, तो क्या दोस्तों इसको हम भाग विधि से निकालेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? नहीं, ऐसे निकालेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इन संख्याओं में जो है कौन सी संख्या कॉमन है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें 12 ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है, 12 ऐसी संख्या है दोस्तों जो सब में कॉमन है। तो दोस्तों अब जब हम इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो हमें पता है, अरे यार 12 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो हमें पता है यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 12 चौक 48, 4 बचेगा। एक मिनट, इंक भरने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये आ रहा होगा 5 और 4, शायद बोर्ड गीला है, एक मिनट। दोस्तों जैसे हमने कॉमन लिया तो हमें पता चल गया कि कोष्टक के अंदर फिर हमारा क्या है, 2 4 5, 2 4 5 और 4। तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इनका एलसीएम, आप इतनी छोटी संख्या है दोस्तों तो आप इनका एलसीएम आसानी से जान सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। अब दोस्तों जैसे ही इसका हमको एलसीएम मालूम चल गया 20, और दोस्तों कोष्टक में ये 20 आ रहा है और यहाँ पे हमको मालूम है 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब इसमें हम गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये कितना आ रहा होगा, 240। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आ रहा होगा, 240 आ रहा होगा। तो कितना आ रहा होगा, 240 आ रहा होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अगर संख्याएँ बड़ी होती हैं तो उनका हम एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, या फिर इस एलसीएम को जल्दी किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में तो हम इतना बड़ा एलसीएम, इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, हमेशा टाइम का अभाव रहता है, क्योंकि 1 मिनट में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दोस्तों अब आप एक चीज़ और समझिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ही जो भी संख्याएँ दी हों, कोई भी संख्या दी हो, जैसे दोस्तों ए संख्या है, बी संख्या है, सी संख्या है, यानी दोस्तों इसका जो भी एलसीएम हो, यानी इन संख्याओं का, अलग अलग संख्याओं का जो भी एलसीएम होता है, जो भी एलसीएम आप निकालेंगे दोस्तों, वो एलसीएम हमेशा इन संख्याओं से भाग जाती है। यानी इन संख्याओं से अगर उस एलसीएम में भाग दें तो हमेशा भाग जाएगी। जैसे दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं संख्या के हिसाब से। जैसे दोस्तों अगर हम ये कहूँ कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो एलसीएम है 20, 4 और 5 का, इनमें सदैव हमेशा जो भी संख्या का हम एलसीएम होता है वो हमेशा एलसीएम में उस संख्याओं का भाग जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आइए, एलसीएम में सदैव
संख्याओं का भाग जाता है, संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी दोस्तों अगर हम ये कहें कि 20 में 4 और 4 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 5 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। यही चीज़ मैं समझा रहा था दोस्तों कि एलसीएम में जो है हमेशा संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अलावा दोस्तों आइए मैं थोड़ा सा एक और संख्या लेके आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा और चीज़ें जल्दी से क्लियर होंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं 6, 18 और 24 का एलसीएम लूँ दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 होगा। क्या होगा दोस्तों? 72 होगा। यानी इसका एलसीएम 72 होगा। आप एलसीएम एक बार लेके देख लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम दोस्तों 72 होगा। अब दोस्तों एलसीएम अगर 72 आ रहा है, यानी दिए गए संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उस एलसीएम में सदैव उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी दोस्तों जब 6 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 18 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, और 24 से भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा जाएगा। जैसे 6 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 18 से भाग देंगे तो क्या कहते हैं 18 चौक 72, और 24 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा इसमें ध्यान रखिए, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो दोस्तों दी गई संख्याएं होती हैं, एक पॉइंट आप और नोट कीजिए, जो भी संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हमेशा जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो उसके बराबर होगी या उससे हमेशा बड़ी ही होगी। यानी जो सबसे बड़ी संख्या उससे छोटा कभी भी एलसीएम आ ही नहीं सकता है। यानी दोस्तों अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 24 से कम कभी भी नहीं आ सकता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि जब भी आप इसको इस प्रकार से लिखिए कि अगर हम किसी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, अगर हम किसी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो निकलने वाला एलसीएम, तो आने वाला एलसीएम सदैव सबसे बड़ी संख्या से या तो बराबर होगी या उससे बड़ी ही आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि जब हम 6, 18, 24 का निकाले तो ये संख्या 72 आई है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि बराबर किस कंडीशन में आएगी। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि बराबर किस कंडीशन में आएगी, जैसे दोस्तों 2 और 6 का हम निकाले तो 2 और 6 का जब एलसीएम ले रहे होंगे दोस्तों, 2 और 6 का एलसीएम, तो आप इसका एलसीएम निकाल के ला रहे होंगे दोस्तों 6। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि 2 से तो ये जा रहा है पूरा पूरा, 6 से भी जा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे जो है हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या 6 है उसके बराबर है। यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख लें कि या तो बड़ी भी आ सकती है या फिर बड़ी संख्या से के बराबर आ सकती है। तो 2 6 का दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 6 का अगर एलसीएम निकालें तो 6 यानी बराबर, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि एलसीएम सदैव बड़ी संख्या से या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों आइए मैं आपको एलसीएम को थोड़ा सा और तरीके से बताता हूँ कि संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे दोस्तों दे रखा हो अगर आपको 45 AB, क्या दे रखा है 45 AB, फिर दे रखा हो 60 ABC, 60 ABC, और इसका दोस्तों आपसे क्या पूछे, एलसीएम पूछे। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो अंकों का एलसीएम लेना जानते हैं, लेकिन संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं होता है, आप पहले संख्या जो अंक दे रखा है उनका आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए, और उसके बाद दोस्तों जो भी अल्फ़ाबेट दे रखा है उसका आप अलग से एलसीएम निकाल लीजिए। यानी दोस्तों इसको किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों 45 और 60 का अगर हम अलग अलग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, 45 60 का, तो आप जानते हैं कि 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। कितना होगा दोस्तों, 180। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें 180 जरूर से होगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें जो है दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, मतलब इसमें ए बी है, इसमें दोस्तों क्या है ए बी है, और इसमें क्या है ए बी सी है। यानी अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसका एलसीएम हम किस प्रकार से लेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एलसीएम किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों एलसीएम सदैव क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, बड़ी घात को एलसीएम लेते हैं हमेशा। जब भी लेंगे दोस्तों तो जो सबसे बड़ी घात होती है उसका एलसीएम लेते हैं। उसके बाद अगर कोई संख्याएँ बच जाती हैं तो फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम कहें कि ए बी सी में ए बी, जैसे दोस्तों आप इसको यहाँ समझिए, ए बी है यहाँ पे और एक ए बी सी है। अब दोस्तों हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, ए गुणे बी है, और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, ए गुणे बी गुणे सी लिखा है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि
अगर इन दोनों में देखें तो सबसे ज़्यादा घात ए का क्या है, एक ही है, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी घात होगी दोस्तों वही हम लेते हैं। यानी हम ये कहूँ कि यहाँ पे ए आ गया। अब दोस्तों अब देखते हैं, इसमें बी भी दे रखा है, तो क्या बी इसमें भी एक घात है, बी पे घात है एक है, और इस पे बी के घात एक है। तो यानी दोस्तों हम ये कहेंगे कि जो सबसे बड़ी घात है उसी को लेंगे। तो अब यहाँ पे बी के घात एक ही है, तो हम एक ही बी को लेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या बोला कि इस चीज़ को आप फिर से नोट कीजिए दोस्तों, कि जब भी हम एलसीएम ले रहे होंगे तो जो भी उसके मल्टीपल होंगे, जो भी उसके गुणज होते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं। उसके अलावा अगर कोई संख्या बच जाती है तो उस चीज़ को भी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, लेकिन अब सी जो है इसमें नहीं है, लेकिन सी को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी मैक्सिमम घात वाली वैल्यू उसको ले चुके हैं। उसके बाद जो भी संख्या बचेंगी उनको भी लेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि इसका एलसीएम कितना होगा, 180 ABC। इस चीज़ को दोस्तों आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हम क्यों ले रहे हैं। आइए हम इसको बताते हैं क्यों ले रहे हैं। अभी दोस्तों हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपसे बताया कि एलसीएम में सदैव संख्याओं का भाग जाता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे केवल संख्या 180, मान लीजिए 180 ABC नहीं ले रहे हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मैं सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ। अगर आप केवल 180 AB लेते हैं, मान लीजिए अगर आप बी सी नहीं लेते हैं, आप कहते हैं कि सी इसमें नहीं है, इसमें ले रहा हूँ, इसमें क्यों लूँ, अगर आपसे ये भूल होती तो दोस्तों आप जनरली इसको चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपसे तो ऑलरेडी बता रखा है कि एलसीएम जब भी किसी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो उसमें सदैव उन संख्याओं का भाग जाता है। अगर दोस्तों हम केवल यहाँ पे ए बी लेते हैं, तो जब हम दोस्तों 180 अगर मान लीजिए इस संख्या से काटते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ 180 AB में जब हम भाग देते हैं 45 AB से, तो दोस्तों हम जनरली AB से AB कट गया और 45 से इसको काटते तो 4 बार, यानी हम ये देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कट गया। अब दोस्तों जब हम 180 AB को 60 ABC से काटते दोस्तों, तो हम देखते कि 60 से तो 180 3 बार कट रहा है, ए से ए भी कट गया, बी से बी भी कट गया, लेकिन यहाँ पे सी बच गया। अब ये संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि ये चीज़ हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप अब बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों कि हमेशा संख्याओं का एलसीएम में सदैव भाग जाता है, पूरा भाग जाएगा दोस्तों, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो दोस्तों हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमेशा जो है एलसीएम जो बड़ी घात होती है उसको लेने के बाद जो भी शेष बचती है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप सीख रहे होंगे कि हम अगर अंकों के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी मिक्स करके देगा तो आप किस प्रकार से उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या कहते हैं भाग विधि से बताया है कि भाग विधि से हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकालते हैं। गुणनखंड विधि जैसे दोस्तों अभी मैं आपको बता दिया हूं, उसी हिसाब से निकालते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको दे रखा है 12, 15, 18 और 27, क्या दे रखा है दोस्तों 12, 15, 18 और 27 कैल्शियम, 18 और 27 कैल्शियम एलसीएम। दोस्तों मैंने आपसे बताया कि एलसीएम निकालने के दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा दोस्तों भाग विधि। भाग विधि को दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं अभी आपको गुणनखंड विधि बता रहा हूं। गुणनखंड विधि में दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली 12 का दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली अगर हमें 12 का करना है दोस्तों तो इसको हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम ये देखते हैं, इसको पहले तोड़िए दोस्तों, इसको तोड़ते हैं हम, इसको इसके उसमें मल्टीपल में उसमें क्या कहते हैं, इसको तोड़ेंगे हम कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो हम ये कह देंगे, एक मिनट, अब दोस्तों इसको अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, यानी अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ते हैं। जैसे दोस्तों इसके गुणनखंड 12 के क्या क्या होंगे दोस्तों, इसको अगर हम करें इसका गुणनखंड, तो दोस्तों इसका गुणनखंड आएगा आपको 2 दूनी के 4 तियाँ 12, यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों 2 दूनी के 4 तियाँ 12।
यानी गुणनखंड का मतलब होगा दोस्तों कि इससे छोटी जो भी संख्या जिनसे कटें वो उसके खंड है, यानी उसके गुणनखंड है, यानी उसके हाँ जिन 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 संख्याओं से वो कटे वो उसके गुणनखंड है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, मैंने आपसे क्या बोला कि इसको आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर में, इसको प्राइम नंबर में इसको आप डिनोट कीजिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे कह सकते हैं कि 2 के पावर 2 के घाते 2 गुणे 3, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब हम 15 को निकाल लेंगे तो 15 का हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 5। इसमें जनरली किसी पे घात नहीं लग रहा है तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब दोस्तों 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, यानी 3 3 के 9 दूनी 18। इसको दोस्तों हम कह सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 2। इसको भी दोस्तों हम यहाँ लिख ही लेते हैं 3 गुणे 5। अब दोस्तों 27 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का दोस्तों मतलब यही है कि इनका खंड जिनसे ये क्या हो गए मतलब भाग जाए इनमें। तो 27 का जब निकालेंगे तो 3 गुणे 3, 3 3 के 9 और 3 27, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्तों कि 3 के पावर 3। अब दोस्तों हमने इसको प्राइम नंबर्स में लिख चुका है। प्राइम नंबर्स का मतलब दोस्तों जिस वो संख्या है उसी संख्या से केवल भाग जाए या तो 1 से जाए। तो दोस्तों इसको हम नंबर सिस्टम में आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है इसको तोड़ चुके हैं प्राइम नंबर में। अब हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि गुणनखंड में क्या लेते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं का अगर गुणनखंड हमने निकाल दिया, उनमें दोस्तों जिनकी सबसे ज़्यादा घात होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे 2 का अगर देखूँ दोस्तों तो 2 का सबसे ज़्यादा घात किस में है दोस्तों, तो मैं ये देखूँगा कि 2 का सबसे ज़्यादा घात इसमें है 2 के पावर 2। तो दोस्तों यहाँ पे 2 के पावर 2 को ही लेंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, यानी जो मैक्सिमम घात है उसको ही हम इंक्लूड करेंगे, जो कम घात वाला है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं 2 के बाद 3 इसमें संख्या है, अब देखें कि 3 का घात सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें तो 1 घात है, इसमें भी 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3, यानी जो सबसे ज़्यादा घात है उसको हम लेंगे। यानी हम ये करेंगे कि इसका घात कितना होगा, 3 के घात 3 वाला लेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसको हम इसमें इंक्लूड नहीं किए। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हाँ एक ऐसी संख्या 5 है जो अकेले पड़ा है, यानी ये किसी और में नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया कि सबसे ज़्यादा घात लेने के बाद जो भी संख्याएं बच जाती हैं उनको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हो जाएगा 5। फिर दोस्तों अब हमारा देखेंगे कि इसमें और भी कुछ चीज़ें बच गई हैं क्या, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसमें कोई भी चीज़ें नहीं बची हैं। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज़ हमारी गुणनखंड होगी। तो सबसे पहले आइए इसको हम थोड़ा सरल लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 2 बार लिखा है, तो इसका हम कहेंगे कि 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 27 और ये हो गया दोस्तों 5। तो दोस्तों यहाँ से हम कह रहे होंगे कि जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोस्तों तो ये हम कह रहे होंगे दोस्तों कि 27 गुना के 54 यानी 540 इसका क्या आ रहा होगा दोस्तों, एलसीएम आ रहा होगा। 540 दोस्तों क्या इसका आ रहा होगा, एलसीएम। दोस्तों ये मैंने एलसीएम ही निकाला है, और लेकिन ये किस मेथड से निकाला है, ये मैं गुणनखंड विधि से निकाला है। और भाग विधि से दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को नहीं बता के ज़्यादा वीडियोज़ को बड़ी या फिर नहीं करूँगा। तो दोस्तों आपको भाग विधि से मैंने बता दिया, आप इसको भाग विधि से भी एक बार जरूर अपने से आप समझ लीजिए, होमवर्क है अपने से निकालेगा। इसको मैं बताऊं भाग विधि का मतलब दोस्तों यही है कि 12, 15, 18 और 27 को आप जब ऐसे लिख के काटते हैं तो ये दोस्तों भाग विधि हो गया। ऐसे काटेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, जो भी इनका आपस में क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे दोस्तों तो वो भी 540 ही आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हो गया गुणनखंड विधि, यानी एलसीएम को दोस्तों हम गुणनखंड विधि से भी सीख चुके हैं और भाग विधि से भी सीख चुके हैं। तो दोस्तों जब अभी इसके पहले जो मैं सवाल लगाया था उसको हम गुणनखंड विधि से ही अधिकतर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करता हूं। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं 10a स्क्वायर b 10a स्क्वायर b 15b स्क्वायर c और फिर मैं कहूँ 20c स्क्वायर d का एलसीएम। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग से ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले आप इन सब अंकों का जो भी अंक दे रखा है इनका अलग से एलसीएम ले लीजिए। तो आपको पता है दोस्तों कि 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम होगा, आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 15 चौको 60 होगा। कितना होगा दोस्तों, 60।
दोस्तों इस चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको मैं जैसा कि मैं बताया कि 10, 15 और 20 है, इसमें से आप 5 कॉमन ले लिए अगर दोस्तों, तो 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक को 20। अब आप जानते हैं दोस्तों कि 2 और 4, अभी मैंने आज जैसा कि आपको बताया दोस्तों कि सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप 2 को 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 का मतलब ही है दोस्तों कि यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। इसलिए दोस्तों जो सबसे बड़ी घात इसमें उसी को लेंगे। तो जो 2 के पावर 2 है तो हम ले लिए, तो इसको 2 को लेंगे ही नहीं। यानी अब ये हो गया 4 और 3 12, यानी 4 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 12 यानी 12, और ये कोष्टक के 12 ऑलरेडी 5 होते हैं, यानी हम यहाँ से कह देंगे दोस्तों कि इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। तो दोस्तों शायद इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि मैं इसमें 2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों इसमें हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 4 का मतलब ही है कि 2 के पावर 2। तो दोस्तों मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है, अभी बताया, जस्ट बताया है कि जो सबसे बड़ी घात होती है दोस्तों उसको ही हम लेते हैं, छोटी घात को हम नहीं लेते हैं। यानी जो सबसे बड़ी घात है उसको इंक्लूड करेंगे, उससे कम घात वाली रहेगी तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसको हम अभी तक इंक्लूड ही नहीं किए हैं तो उसको जरूर से लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी पिछला क्वेश्चन बताया था तो उसमें 5 जैसे था तो उसको हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे ये मालूम चल गया। अब दोस्तों आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपना अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 3 संख्याएं कौन कौन सी है, ए है, बी है और सी है। लेकिन दोस्तों अब ए बी सी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों तीनों आएगी इसमें। लेकिन ए का जो दोस्तों सबसे बड़ी घात देखते हैं, किसमें बड़ी घात, यानी ए में सबसे बड़ी घात ए स्क्वायर है। अब दोस्तों बी देखते हैं, बी में यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, इसमें कोई नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ी घात को लेते हैं तो आप कहेंगे कि बी स्क्वायर होगा। अब दोस्तों सी देखते हैं, तो सी इसमें दोस्तों 1 घात है और इसमें दोस्तों कितनी घात है, 2 घात है, तो हम 2 घात को लेंगे। अब दोस्तों एक और संख्या इसमें सॉरी डी भी है तो डी को भी लेंगे दोस्तों। तो डी अब इसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, तो हम कहेंगे कि हमारा एलसीएम क्या है दोस्तों 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी। तो दोस्तों आप इस चीज़ को जरूर अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आइए दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ 4 ए स्क्वायर बी सी 3 बी स्क्वायर सी ए और 6 ए बी सी और एक संख्या और ले लें 12 लूँ या कोई और, चलिए 12 ही ले लेते हैं। 12 डी पे 4 ए सी पे क्यूब, और अगर मैं एक और यम ले लेता हूँ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इसका एलसीएम हम किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आप अंकों का एलसीएम ले लें। अब अगर 4, 3, 6 और 12 का आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम आप अगर लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 12 3 36, 12 24 सॉरी 24 आ रहा होगा दोस्तों। इस चीज़ को अगर आप अभी भी नहीं समझे दोस्तों तो इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे दोस्तों 4, वैसे दोस्तों इतना छोटा एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए, इतना छोटा छोटा एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो फिर जैसे दोस्तों 4, 3, 6 और 12 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए इसमें से कॉमन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों इसको क्या कीजिए, आप इस 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको मत लीजिए। यानी दोस्तों आप 4, 6 और 12 ले लीजिए एक जगह और इसको देखिए और 3 को अलग साइड कहीं कर दीजिए। यानी 4, 6 और 12 का जब हम देखते हैं दोस्तों इसमें 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12। अब 3 और 6 और 2 का हम जानते हैं दोस्तों हमारा एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा और 2 बाहर पड़ा लीजिए, यानी हम ये कह देंगे कि 6 दूनी की 12। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3 ये ऑलरेडी पड़ा है तो अब 12 और 3 का हम, एक मिनट दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैं तो 2 3 6 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही तो होगा। 6 इंटू 2 12 और 3 12 और 3 का एलसीएम दोस्तों 12 ही क्यों, ओह सॉरी दोस्तों यहाँ पे 24 है, मैं गलती से लिख दिया। इसका एलसीएम दोस्तों 12 ही होगा, इसका एलसीएम दोस्तों 12 ही होगा। कितना होगा 12 होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई संख्या छोड़ रहे हैं तो इसको आप साइड ही रखें, फिर इसके बाद इनको पहले हल कर लीजिए। इनको हल करके हमारा मान 12 आया तो दोस्तों अब हम 12 और 3 जो हम ऑलरेडी इधर छोड़े थे इसको अब इन दोनों का एलसीएम देखते हैं दोस्तों। जब इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो अब 12 आ रहेगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि 12 अब इसका एलसीएम है। अब देखता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ए जो है सबसे बड़ी घात किस में है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, सबसे बड़ी घात 2 इसमें है, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 ही, यानी हम कहेंगे कि a के पावर 2 सबसे बड़ी घात है तो a के पावर 2 ही एलसीएम में बनेगा। अब दोस्तों b की साइड चढ़ते हैं, b की साइड दोस्तों देखते हैं तो इसमें b के पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, यानी दोस्तों हम कहेंगे कि b की पावर ही 2 है।
सी के पावर देखते हैं दोस्तों, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, लेकिन इसमें 3 है, तो दोस्तों हम 3 वाला ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बता रखा है दोस्तों कि सबसे बड़ी घात को ही हम लेते हैं। 3 के बाद अब दोस्तों अब क्या है, ए बी सी, फिर डी भी है क्या, हाँ डी भी है। अब डी के पावर सबसे बड़ी घात 4 है दोस्तों, तो 4 लेंगे, और आखिरी में यम बचा है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका एलसीएम हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस डी के घाते 4। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि एलसीएम हम ऐसी संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं। जनरली दोस्तों इस तरह के एलसीएम आ जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम ये कैसा एलसीएम है, हम तो नॉर्मली एलसीएम पढ़े थे, अंकों का एलसीएम पढ़े थे, लेकिन संख्या जब इस प्रकार से दी है तो इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ों को आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने में सफल हो पाया हूँ। दोस्तों एक आध क्वेश्चन और कराऊँ या फिर मैं आपको कुछ आगे की चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जो चीज़ें बतानी थी शायद आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों एक क्या कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, हाँ फैक्टोरियल। अगर दोस्तों आपका जैसे कभी कभी वैसे इतना पूछता नहीं, लेकिन हो सकता है इस चीज़ को आप शायद अभी नहीं जानते होंगे। इसको दोस्तों अगर ऐसे लिखा होता है तो इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसको दोस्तों हम जनरली इस तरह भी डिनोट करते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो दोस्तों अगर आपसे इसका फैक्टोरियल पूछे, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का एलसीएम, हो सकता है दोस्तों ये आप लोगों के लिए नहीं हो। दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों कि इसको हम इस 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी इसको इस तरह से हम गुणा करते हैं जब तक हमारा 1 ना आ जाए, यानी 5 से कम संख्याओं पर जाएंगे, कम अंकों पर जाते जाते 1 तक जाएंगे। यानी दोस्तों 5 फैक्टोरियल का अगर मैं आपसे मान पूछूं तो कितना होगा, तो आप बता रहे होंगे 5 चौक 20 60 दूनी 120, यानी आप कह रहे होंगे कि 5 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना है, 120। इसी तरह से दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आप कह रहे होंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 3 12 दूना के 24। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 फैक्टोरियल का मान, तो आप बता रहे होंगे दोस्तों 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूनी 6। तो दोस्तों अगर मैं आपसे इन फैक्टोरियल का एलसीएम पूछूं तो आप क्या बता रहे होंगे। तो दोस्तों क्या आप इस तरह से इन चीज़ों को क्या कहते हैं परीक्षा में बैठ के गुणा करेंगे, नहीं दोस्तों। आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट दिया रहेगा कि इसका फैक्टोरियल इतना होगा, या तो आपको 5 फैक्टोरियल दिया होगा या फिर 120 दिया होगा। दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने आपसे बताया कि जैसे इसमें है दोस्तों 5 फैक्टोरियल, तो जो सबसे बड़ी है 5 फैक्टोरियल है, इसमें जाहिर सी बात है कि 4 फैक्टोरियल का भी भाग जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए ना, ये चीज़ें यहाँ से कॉमन है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा यही है तो इसमें छोटा वाले का भी भाग जाएगा, इससे छोटा ये। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा मान होता है वही क्या होता है, अपने आप में एलसीएम होता है। तो मैं ये कहूँ कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप दोस्तों बता रहे होंगे 5 फैक्टोरियल, या तो आप कहेंगे दोस्तों 5 फैक्टोरियल कहेंगे 120, यानी आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से किस प्रकार से एलसीएम आ सकता है, उसके आने वाली हर संभावनाओं को हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एचसीएफ के बारे में बता दूं, नहीं चलिए एचसीएफ दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज हम एलसीएम के क्या कहते हैं दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं आपको क्या बताता हूं, भिन्नों का एलसीएम। दोस्तों नहीं दोस्तों आपको एचसीएफ ही बताना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमको इसमें तो एलसीएम एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। एचसीएफ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप एलसीएम को क्या कहते हैं, जितना मैं बताया हूँ उस हिसाब से दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहेंगे दोस्तों तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए एलसीएम के लिए लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ 48 72 108 का एलसीएम कितना होगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूँ दोस्तों 24 60 15 का एलसीएम कितना होगा। फिर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं 12 36 और 30 का एलसीएम कितना होगा। और एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, 4a स्क्वायर बी सी एम डी 3b स्क्वायर एम स्क्वायर सी क्यूब डी 4, और एक और संख्या देता हूँ 6a बी सी एम डी एन।
तो दोस्तों इन चारों सवालों को आप पहले घर पे सीखिए और देखिए कि इन सवालों का क्या आता है और किस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से इस सवालों को कीजिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो हम थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम एक नए क्लास, नए सेशन में, नए वीडियो में, और उस दिन हम पढ़ेंगे SCF और भिन्नों का SCF किस प्रकार से करते हैं। वो सारी चीज़ों को हम पढ़ने के बाद दोस्तों फिर हम कोशिश करेंगे इसको 3-4 क्लास में ख़त्म करें। दोस्तों मैं कभी भी क्लासेस को लेके ज़्यादा परेशान नहीं रहता हूँ कि हाँ ये कि 4 क्लास लेनी पड़े, 5 क्लास लेनी पड़े। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको आने वाले हर तरह के सवालों को या फिर जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। मेरा कभी भी ये दोस्तों ध्येय या फिर बोलूँ लक्ष्य नहीं होता है दोस्तों कि मैं जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करूँ, नया एक चैप्टर पढ़ाऊँ। दोस्तों ऐसे तो मैं चाहूँ तो दो ही 3 क्लास में ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा के फिर मेरा मतलब ही क्या होगा जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो दोस्तों बस इतनी ही बातों के साथ आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही आपसे मैं बार कहता हूँ दोस्तों, बार कह रहा हूँ, कृपया इस चैनल को अपने ओर से, अपने एंड से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।